हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस एकेडमी। गाइज, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको दो फॉर्मेट बता रखा था। फॉर्मेट ए में हमने y इक्वल्स कॉन्स्टेंट और x इक्वल्स कॉन्स्टेंट का ग्राफ प्लॉट कर लिया था, और फॉर्मेट बी में हमने y इक्वल्स mx का प्लॉट ग्राफ खींच लिया था गाइज। और y इक्वल्स mx में m क्या होती थी? स्लोप होती थी, और स्लोप के बारे में काफी डिटेल हमने आपको बता रखा था गाइज। तो चलिए गाइज, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट या फॉर्म सी, स्ट्रेट लाइन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर्म सी में जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि y इक्वल्स mx प्लस सी करने वाले हम लोग, y इक्वल्स mx प्लस सी। अब यहां पे c क्या है? m तो आपको पहले वाला पता है, स्लोप अभी भी वही है, बस c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये चीज अभी समझ में आएंगी जब ग्राफ में प्लॉट करूंगा। सो गाइस, y इक्वल्स mx तो जस्ट b केस था ना, b फॉर्म था, और y इक्वल्स mx प्लस c। अब बोलोगे सर c क्या हो सकता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो ठीक है, ये है, बट ये हो क्या सकता है? सो दिस इज गाइस कांस्टेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। m तो आपको पता ही है, इसको हम लोग स्लोप, अभी भी इसको स्लोप ही बोलेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी खास नहीं है। अब बात यह है कि इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे? तो गाइस कुछ भी नहीं है, अगर आपने y इक्वल्स mx का ग्राफ खींचना सीख लिया तो y इक्वल्स mx प्लस c का भी सीख लिया, कुछ भी दम नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे, कोई भी इसमें खास नहीं है। जैसे y इक्वल्स सपोज कीजिए 2x प्लस 3 का ग्राफ खिंचवाया जाता है, फिर आपसे बोला गया कि y इक्वल्स 2x माइनस 3 का, ठीक है गाइस, फिर y इक्वल्स माइनस 2x प्लस 3 का, और 4 y इक्वल्स माइनस 2x माइनस 3। हर फॉर्मेट का हमने कर लिया, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव, m पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, वो सब केस मैंने कर लिए। क्या अगर फर्स्ट ग्राफ की मैं बात करूं, y और x, तो सबसे पहले y इक्वल्स mx का ग्राफ खींचो। जब भी y इक्वल्स mx प्लस c का ग्राफ हो तो टेक्निक तो ये है कि सबसे पहले y इक्वल्स mx का ग्राफ खींचो, और y इक्वल्स mx का ग्राफ आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। आपको पता है वो ओरिजिन से जाती है, या तो ऐसे जाती है या ऐसे जाती है। पॉजिटिव हुआ अगर m तो ऐसे जाएगी, और निगेटिव हुआ तो ऐसे जाएगी। क्या क्लियर है गाइस? और एकदम एग्जैक्टली बीच में जाती है y इक्वल्स x के लिए, y इक्वल्स 2x के लिए थोड़ी ऊपर चली जाती है। अगर 1 से छोटा है, y इक्वल्स 1/2x है, तो वो थोड़ा इधर चली जाती है, नीचे चली जाती है। ये सारा कुछ तो नॉलेज है ही आपको। तो फिलहाल y इक्वल्स 2x सोचते हैं मन में। तो y इक्वल्स 2x अगर मैं खींचूं तो ऑब्वियसली b से थोड़ा ऊपर उठ के होगा। मैं डॉटेड खींच रहा हूं क्योंकि मुझे y इक्वल्स 2x का एक्चुअली खींचना नहीं है। सो गाइस, ये जो डॉटेड मैंने खींचा है ये y इक्वल्स 2x का है, राइट? बट हमें क्या चाहिए? y इक्वल्स 2x प्लस 3 चाहिए। एंड व्हाट इज 3? 3 इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब वो ग्राफ y एक्सिस को 3 पे कट करनी चाहिए। क्या अभी ये ग्राफ y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है? बिल्कुल, लेकिन उस समय क्या कट करनी चाहिए? किस पे कट करनी चाहिए गाइस? y पे कट करनी चाहिए 3 यूनिट। तो आप खुद बोलोगे कि सर 3 यूनिट ऊपर चले जाएं। बिल्कुल गाइस, 3 यूनिट ऊपर चले गए। और ग्राफ तो होना तो ऐसे ही चाहिए, मतलब ये हुआ कि जितनी एंगल ये बना रही है, अगर ये थीटा बना रही है, tan थीटा इसका 2 हो रहा है गाइस, tan थीटा इसका 2 हो रहा है, तो इसका भी तो वही होना चाहिए। अब कैसे हो? तो जो एंगल ये बना रही है इसके साथ, तो इसी के पैरेलल अगर मैं खींच दूं ये वाली लाइन, सोचो इसी के पैरेलल खींच दूं तो जितनी एंगल ये है उतनी ही एंगल डेफिनेटली ये होगी। तो इसका भी स्लोप क्या होने वाला है? 2 ही होने वाला है। लेकिन अभी इस स्ट्रेट लाइन की खासियत यह है कि कहां से गुजर रही है? 3 से गुजर रही है। तो साफ क्लियर है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y इक्वल्स 2x प्लस 3। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइस? और गाइस एक ऐसे भी कमाल की चीज है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, y इक्वल्स, देखिए y और y अगर दोनों टैली कर रहा है तो यहां 2x और यहां 2x, समझिएगा, यहां 2x और यहां 2x, यहां प्लस 3 है। तो गाइस ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है। अगर आपको पता होगा केवल c में कोई डिफर हो रहा है ना, तो ये दोनों लाइन कैसे होती है? पैरेलल। अगर y इक्वल्स 2x प्लस 3 हो जाए, y इक्वल्स 2x प्लस 5 हो जाए, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लस 5 हो, प्लस 6 हो, प्लस 9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप दोनों का क्या है? सेम ही है। तो सारे लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइस? अच्छा, तो ये तो खींचना सीख गए। ये किसका ग्राफ है गाइस? फर्स्ट का है। अगर हमसे 2x माइनस 3 बोलता तो कैसे खींचते गाइस? कैसे खींचते? चलो मैं एक अलग से फोटो बना के आपको फील करवाता हूं। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि y इक्वल्स 2x का कैसे होगा, वो तो बीच ऐसे कुछ होगा,
ये y इक्वल्स 2x आपको दिख रहा है। हमें चाहिए y इक्वल्स 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 चाहिए, राइट? तो माइनस 3 करने के लिए नीचे आना पड़ेगा अपन को, बिल्कुल, और इसी के जस्ट पैरेलल जाना पड़ेगा। तो जस्ट ऐसे, जस्ट ऐसे, तो ये वाली लाइन सही है। और ये वाली लाइन भी, इसका tan थीटा क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। क्लियर है गाइज? और ये किसका स्ट्रेट लाइन है? सो y इक्वल्स ये है 2x माइनस 3, क्योंकि ये कहाँ कट कर रहा है? माइनस 3 पे कट कर रहा है। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? सो y इक्वल्स 2x माइनस 3 पे वो स्ट्रेट लाइन होगी। कहीं से कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चलिए गाइज आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये दोनों तो डन। अब ये तो आप खुद से कर लोगे, कुछ भी खास नहीं है इसमें। ये माइनस 2x है, तो y इक्वल्स माइनस 2x का ग्राफ क्या होता है? इस साइड में कहीं होता है ना गाइज, और फिर ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे। अगर y पे प्लस हो गया तो ऊपर चला जाएगा, निगेटिव हो गया तो नीचे चला जाएगा। बहुत ही आसान है गाइज। तो चलिए थर्ड ग्राफ आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है। अगर इसकी बात करें तो गाइज ये कौन सा है? तो y इक्वल्स माइनस 2x है। ये क्लियर है? लेकिन अगर हम इसी के पैरेलल और 3 यूनिट चले गए, 3 यूनिट यहां पे चले गए, तो ये वाली किसकी ग्राफ हो जाएगी? दिस इज y इक्वल्स माइनस 2x प्लस 3, y इक्वल्स माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है? एंड 4 इज माइनस 2x माइनस 3, तो नीचे चला जाएगा गाइज। बहुत ही आसान है, वो कुछ भी खास नहीं है। ये वाली जो थीटा होगी गाइज, इसमें जो ये वाली जो थीटा होगी उसका tan थीटा क्या देने वाला है? माइनस 2 देने वाला है। और यहां भी tan थीटा क्या देने वाला है? माइनस 2। लेकिन ये कहां से गुजर रही है? माइनस 3 से। तो ये इस लाइन कौन सी हो जाएगी? माइनस 2x प्लस 3। ठीक है गाइज? तो आप किसी भी टाइप के कर्व को बहुत ही आसानी से आप खींच पाओगे। ठीक है? किसी भी टाइप की स्ट्रेट लाइन को। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो y इक्वल्स mx प्लस c का ग्राफ खींचने आ गया आपको? बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए गाइज पहले आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए और 1-2 सवाल और मैं करता हूं, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कॉपी कीजिए इसको। चलिए गाइज कुछ और छोटा छोटा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए गाइज कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। ऐसा कुछ है, ये भी है, इस तरह का भी है, ठीक है गाइस? ऐसा। अगर आप इन 5 सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मेट का है, y इक्वल्स mx प्लस c, लेकिन यहां y नहीं है गाइज। यहां y की जगह पर क्या है? 2y। यहां भी y इक्वल्स mx प्लस c डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है, यहां भी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है और इसमें भी नहीं दिख रहा है। तो कोशिश ये करेंगे कि हमने जो फॉर्म सीख रखा है उस फॉर्म को किसी भी तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, मतलब इसके इस वाले फॉर्मेट को कन्वर्ट करके अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ले और फिर ग्राफ को ड्रॉ कर ले। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट सवाल से। अगर फर्स्ट सवाल को थोड़ा देखा जाए तो ये तो बहुत ही आसान है। 2x प्लस 1 अभी थोड़ी देर पहले खींचा, फटाफट खींचते हैं इसको। अब किसी के हेल्प से नहीं खींचते हैं, बस डायरेक्ट खींचने की कोशिश करते हैं। y इक्वल्स 2x, पहले 2x को मन में सोचिए, y इक्वल्स 2x ऐसे ऐसे चलो, लेकिन प्लस 1 जाना है तो अपन को ऊपर चला जाना है। तो देखो ये डायरेक्ट ग्राफ हो गया। क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? तो यहां पे जो थीटा होगी ना, इसको tan थीटा में डाल ले, tan में डाल ले, सो दैट विल बी 2। दिस इज द स्लोप। क्या बहुत ही आसान है गाइज। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये 2y इक्वल्स 4x प्लस 9 है? अब बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, बस 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/2। क्लियर है गाइज? तो क्या अब ये दिख रहा है y इक्वल्स mx प्लस c? बिल्कुल दिख रहा है। y इक्वल्स mx प्लस c बिल्कुल दिख रहा है गाइज, ऐसा दिख रहा है। मेरे को ऊपर जाना चाहिए या नीचे? ऑब्वियसली ऊपर, क्योंकि मुझे 9/2 जाना है, तो यहाँ 9/2 जाना पड़ेगा। ठीक है गाइज? और ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है गाइज? और इसका जो थीटा होगा tan थीटा वो होने वाला है 2। यहाँ भी वही चीज है, बहुत ही आसान है गाइज। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी कुछ खास नहीं है। अगर मैं y को निकालूं तो उस साइड में -x -9 हो जाएगा गाइज, -x -9 हो जाएगा। अब देखते ही आप बोलोगे सर अभी तो स्लोप निगेटिव हो गया। बिल्कुल गाइज, आप 100% सही हो। स्लोप निगेटिव हो गया तो बोलोगे सर इस घर में ऐसा कुछ होगा, और चूंकि -1 है तो एकदम बीच में होगा। 100% सही हुआ। लेकिन किधर होगी वो, ऊपर होगी या नीचे? ऑब्वियसली नीचे होगी, क्योंकि मेरे को -9 यूनिट पर जाना है। तो गाइज 20 से होता, लेकिन ये जब 0 होता तब, लेकिन -9 है तो -9 ऐसे, इसी के पैरेलल यहां से इसे खींच देंगे। और ये जो थीटा होगी गाइज, ये जो थीटा होगी और उसकी जो tan थीटा होने वाली है यहां के लिए -1, और ये जो इंटरसेप्ट होगी वो कितनी होने वाली है? -9। कोई शक? नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है ये भी। अगर 4 नंबर की बात करेंगे तो 3x + 4y = 12 है। तो अगर मैं 4y निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा? -3x + 12। अगर मैं y निकाल लूँ तो -3/4x + 3। क्लियर है? 4 से डिवाइड करते हैं सब में तो 14, 12/3 ये आ जाएगा। सही है गाइस, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसके ग्राफ को खींचूं तो बहुत ही आसान होगा ना, फिर से वही है -3/4। तो गाइज -3/4 ध्यान से देखो, 3/4 1 से कम है, 3/4 1 से कम है। तो गाइज क्या एकदम बीच में होगा या बीच से थोड़ा डाउन होगा? थोड़ा सा डाउन होगा। थोड़ा सा क्या होगा? डाउन तो होगा, नो डाउट। लेकिन क्या ये यहीं से जाएगा या फिर नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा? देखो +3 है तो ये ऊपर से जाएगा, लेकिन ऐसे होके इस तरह से। और ये जो थीटा होगी ना, इसकी tan थीटा क्या होने वाली है यहाँ पे? दिस इज -3/4। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। क्लियर है गाइस? स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। बहुत ही सिंपल है। अब गाइस इसमें बात करते हैं, 5 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर में अच्छे से देखो तो 3x - y = 22 है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। y को इधर ले जाओ, 22 को इधर ले आओ, ऐसा ही कुछ हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खुद से खींच सकते हो, कुछ भी नहीं है गाइस। पॉजिटिव स्लोप है और -22 तो ऐसे कहीं चला जाएगा, और यहाँ पे कहीं -22 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये जो थीटा होगी ना उसकी tan थीटा क्या देने वाली है? 3। सो दिस इज क्वाइट इजी, कुछ भी खास नहीं है। तो अब इस तरह के कहीं भी ग्राफ बनते हैं ना गाइस, तो आप ओपन हैंड से डायरेक्ट खींच सकते हो। बस आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि y = mx + c है, y = mx है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और काफी आसान लग रहा होगा ये। इतनी बातों में तो कहीं से भी कोई शक की बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है गाइज। अब सवाल ये उठता है गाइज कि फिजिक्स में ये ग्राफ कैसे पूछे जाएंगे? क्या y और x दिखेगा? नो गाइज, फिजिक्स में ऐसा ग्राफ जल्दी से दिखता नहीं है। फिजिक्स में ग्राफ हमेशा एक कंडीशनल होगा, कोई ना कोई कंडीशन वहां पे हो रहा होगा, या तो वो कंडीशन आपको पता होगा या गिवन होगा। तो ये चीजें वहां पे अकल लगानी पड़ती है। तो चलिए गाइस, मैं वो सब कुछ सिखाऊंगा। पहले आप इन नॉर्मल ग्राफ्स को तो पहले सीख लो। अब मैं पहले इसी में कुछ कंडीशन वाला ग्राफ सिखाता हूं, फिर हम लोग फिजिक्स में एंटर करेंगे कि फिजिक्स में हमें कैसे ग्राफ मिलेंगे। तो आज गाइस हम लोग स्ट्रेट लाइन को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, ठीक है? और कंप्लीटली यानी फिजिक्स वाली भी थोड़ी बहुत कवर कर लेंगे, और उसके बाद जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में हम लोग कर्व्स के बारे में भी चीजें डिस्कस कर लेंगे, और गाइस उसके बाद हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कीजिए, फिर अब हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग ग्राफ कर रहे हैं जिसमें कंडीशंस लगी हो। ठीक है, अब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, एक्स पर कोई कंडीशन नहीं है, वाई पे कोई कंडीशन नहीं है। सो लेट्स सी, पहले आप तो इसको कवर करो। चलिए गाइज, अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ बाउंडेशन होगा। तो चलिए पहले कुछ सवाल के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, और वहीं से आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। गाइज मैंने आपको दे दिया y = 3x + 4, मैंने बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। मैं डायरेक्ट बोलूं तो कोई इश्यू ही नहीं है, मैं बोलूं ड्रॉ दिस, तो बोलोगे सर अभी तो जस्ट बताया। बिल्कुल गाइज, लेकिन यहां पे मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं। कंडीशन ये है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। x 0 से बड़ा बराबर का मतलब होता है पॉजिटिव, या ज्यादा कम से कम 0 के इक्वल। अब इसमें ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो गाइस समझना, अच्छे से समझना। अगर मेरे को डायरेक्ट ग्राफ खींचने के लिए बोले तो हम लोग कैसे खींचेंगे? 3x + 4 ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा ना गाइस? बिल्कुल सही। लेकिन हमसे बोला यह गया है कि x मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो गाइज ये वाली ग्राफ नहीं हो पाएगी, इसको हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे।
और हमारा ग्राफ यहीं से स्टार्ट हुआ आगे। मतलब अगर रियल में ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ होगा ऐसे, ये डॉटेड लाइन में बता देता हूं ताकि फील आता रहे कि ग्राफ गई कहां से एक्चुअली में, लेकिन स्टार्ट ग्राफ को हमको यहीं से कराना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? एक्स हमेशा क्या था? पॉजिटिव था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, और ये डॉटेड डॉटेड पीछे ले जाएंगे, और अभी एंगल की बात कोई करेगा तो एंगल तो अभी वही होगी ना, सो टैन थीटा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो तो 3 ही होगी, बट ग्राफ इस साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है गाइस? तो ये है कंडीशनल ग्राफ। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो गाइस फिजिक्स में ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी होती है जिसमें y पे जो क्वांटिटी डाली जाती है और x पे जो क्वांटिटी डाली जाती है वो हर वैल्यूज नहीं लेता। x की वैल्यूज कभी कभी केवल पॉजिटिव लेता, कभी कभी 2 और 3 के बीच लेता है, कभी कभी 4 से आगे लेता है। तो ऐसे केस में आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि x कहां से कहां वैरी कर रही है। और गाइज अगर आपको थोड़ी बहुत अगर पता है चीजें, अगर आपने कभी देखा है कि वेलोसिटी और टाइम, गाइज वेलोसिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, अगर नहीं होगी तो लेट इट गो, लेकिन टाइम के बारे में तो नॉलेज है ना गाइज। टाइम तो आपको पता ही है, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। मतलब कभी भी ये नहीं बोल सकते कि कल जो बीत गई है उसमें चले जाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? टाइम जब भी टाइम को देखोगे तो हमेशा वो इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, और टाइम कभी जीरो होती है या नहीं होती है। तो गाइज ये भी समझने का चीज है, जिस समय से किसी चीज के बारे में मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दिया वो समय t=0 लिया जाता है। जैसे मान लो कि अभी क्लासेस मैंने भी लगाना स्टार्ट कर दिया, जस्ट स्टार्ट किया, उस समय को क्या बोलेंगे? t=0। t=0 जो ऑब्जर्वर होते हैं वो अपने अनुसार से सेट करते हैं और उसके बाद उनकी टाइम लगातार बढ़ती जाती है। किसी के लिए भी चाहे वो कोई भी टाइम सेट क्यों ना कर ले, क्या वो टाइम कभी निगेटिव हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, इन सब चीजों को आपको समझना चाहिए। अगर मैं गाइज फिजिक्स में आ जाऊं और मैं आपसे बोलूं ड्रो VT ग्राफ, समझिएगा V वेलोसिटी है और T जहां क्या है? टाइम है। ठीक है, टाइम कभी निगेटिव नहीं होती, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और आपको इस तरह का इक्वेशन दे दिया गया, अच्छे से रखिएगा, इस तरह का ग्राफ दे दिया गया V=t-2। अब बोलेगा कि VT इक्वेशन खींचो, तो अब आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि सर हमें तो आपने बताया था yx, यहां तो कुछ वैसा दिख ही नहीं रहा है। तो गाइस समझने की चीज है, जब भी फिजिक्स में आओगे तो yx शायद ही कभी देखे। जब भी y बोला जाता है गाइस, तो जो भी क्वांटिटी है, जैसे मैं बोलता हूं ये कौन सा ग्राफ है, तो दिस इज yx ग्राफ, यानी पहली जो लेटर यूज करते हैं y के लिए यूज करते हैं और दूसरी चीज यूज करते हैं वो x के लिए, ये एक कन्वेंशन है। सो अगर मैंने VT इक्वेशन पूछा है आपसे, VT ग्राफ पूछा है गाइस, तो VT ग्राफ का मतलब होता है कि y पर आपको क्या रखना है? v, और x पर क्या रखनी है? t। तो साफ क्लियर है कि यहां पे हमें v रख लेनी है और यहां पे t। हो गया ना y=x-2 की तरह, हो गया कि नहीं? y=x-2 की तरह। सो y अगर x के ग्राफ खींचा जाए तो बीच में होगा, -2 हो जाए तो इधर चली जाएगी, तो ऑब्वियसली इसकी भी ग्राफ तो ऐसी होगी गाइस, ऐसी होगी, देखो -2 से चली गई। अब इसमें समझने का क्या था कि मैंने इधर नहीं लाया, क्यों नहीं लाया गाइस? देखिए टाइम वाली एक्सिस तो x है ना, तो x निगेटिव तो इस साइड में होती है, इधर जाने पर x निगेटिव थोड़े ना होती है, इधर जाने पर तो y निगेटिव होगी, मतलब वेलोसिटी निगेटिव होगी। तो गाइस वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, वो अलग इशू है। सो साफ क्लियर है गाइस कि ग्राफ यहां से चालू होगी और आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी कुछ दूर तक निगेटिव ही है, लेकिन टाइम निगेटिव नहीं है, टाइम तो यहां से स्टार्ट ही हुआ, मतलब t=0 से स्टार्ट ही हुआ, आगे बढ़ती चली गई। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर जरा इसका स्लोप बता दो आप, तो स्लोप हम लोग बोलेंगे 1। क्या है? 1। अब यहां कमाल की बात है गाइस, tan थीटा यहां 1 है, तो ये थीटा का वैल्यू पता करा जा सकता है। tan थीटा 1, सो थीटा इज 45 डिग्री। हाँ, हर केस में नहीं पता किया जा सकता, लेकिन यहां पे तो पता करा ही जा सकता। सो थीटा इज व्हाट? क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? क्या ये बहुत ही आसान चीज है? बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते थोड़ा। ड्रो ST ग्राफ, ठीक है, ST ग्राफ, और S दे रखा है, ध्यान से मेरी बात समझेंगे, -40 -6, क्लियर है? -40 -6, और यहां पे S क्या है तो ध्यान समझेंगे, S डिस्टेंस है और T जहां टाइम है। समझिएगा, इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा 0 से बराबर, और T की वैल्यू भी हमेशा 0 से बराबर। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकती है गाइज,
ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। होपफुली आपने 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो लेट इट गो गाइस, हमने पढ़ना है इन सब चीजों को, डिटेल पढ़ना है। क्लियर है? सो चलिए, s इक्वल्स डिस्टेंस, t इक्वल्स टाइम, s कभी निगेटिव हो नहीं सकती, t कभी निगेटिव हो नहीं सकती, हमेशा वो पॉजिटिव होती है, या ज्यादा कम से कम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ s t ग्राफ। अब गाइस यहां पे बाउंडेशन ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि s भी पॉजिटिव होनी चाहिए और t भी पॉजिटिव होना चाहिए, s भी पॉजिटिव होना चाहिए और t भी पॉजिटिव। पहले तो ग्राफ नॉर्मल खींच लो, उसके बाद देखेंगे कौन सा नेगलेक्ट होगा, कौन सा बचेगा। तो गाइस अगर आप अच्छे से देखो तो s इक्वल्स -40, गाइस -40 तो ऐसे होगा ना, +6 होता तो ऊपर जाता, -6 है तो नीचे चला जाएगा। तो गाइस ग्राफ तो ऐसे होगा ओरिजिनली, लेकिन -40 -6 में हमें t को कभी निगेटिव लेना नहीं है, t को कभी निगेटिव लेना नहीं है, और इसको कभी निगेटिव लेना नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात समझेंगे। तो गाइज क्या कोई ऐसा इसमें ग्राफ का सिचुएशन दिख रहा है जिसमें t कभी निगेटिव ना हो? तो t निगेटिव ना हो मतलब इस साइड वाला मिटा देते हैं, चलो इस साइड वाला मिटा दिया मैंने, क्योंकि इधर t, और s हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो s के ऊपर वाला रखो और नीचे वाला गायब कर दो। तो चलो s के ऊपर वाला तो है ही नहीं, जो था भी वो s के ऊपर वाला वो तो पहले ही गायब हो गया है, क्योंकि t निगेटिव हो रहा था। अब जो भी है वो s के नीचे वाला है, तो नीचे वाला तो मुझे कैंसिल ही कर देना पड़ेगा। तो क्या गाइज इसका कोई ग्राफ एग्जिस्ट करता है? क्या st ग्राफ एग्जिस्ट करता है? तो नो, डजंट एग्जिस्ट। कमाल की चीज है ना, मतलब इक्वेशन भी गिवन है और ग्राफ अगर मैं खींचने भी जाऊंगा तो ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। वजह क्या है गाइज? क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर गाइज यही ग्राफ मैं आपसे बोलूं, ऐसा मैं कर दूं, ठीक है, +6 कर दूं, अब खींचो तो क्या अब हो पाएगा? खींचो, +6 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो पाएगा गाइस? अब इसमें क्या बोला गया है? टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकती, बहुत अच्छा। s कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो s निगेटिव का मतलब नीचे पॉसिबल है नहीं, तो हटा दिया। इस साइड से इधर पॉसिबल है नहीं, तो हटा दिया। तो बिल्कुल गाइस ग्राफ तो बन रहा है, बस यहां से यहां तक, बस यही तक ग्राफ होगा। क्लियर गाइस? और ये ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा गाइस? दिस। क्लियर है? और ये यूनिट कौन सी होगी? 6 यूनिट। और ये जो थीटा होगी इसकी, वो tan थीटा क्या होगी? -4। क्या होगी? -4। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या ये बेहद आसान है? हाँ, ये बेहद आसान है। अब गाइज अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ग्राफ में बाउंडेशन कैसा होगा। बाउंडेशन कभी कभी रिवील्ड होगा क्वेश्चन में, कभी कभी वो रिवील नहीं होगा, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। और गाइज टेंशन नहीं लेना है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होता चला जाएगा और आपको पता पड़ जाएगा कि कौन नेगेटिव होती है और कौन पॉजिटिव होती है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे मैं सोच लूंगा, लेकिन डोंट वरी गाइज, हो जाएगा। ठीक है गाइज, क्या मेरी बातें क्लियर है? चलिए पहले तो इसको कॉपी कीजिए और मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं जो कि बड़ी ही काम का है गाइज। आपको पूरी फिजिक्स वाली अभी फील आएगी। ठीक है गाइज, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। गाइज क्या आपने कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन का कंसेप्ट सीखा है? होपफुली आपने जरूर सीखा होगा। गाइज आपने ऐसा सुना होगा कि अभी कोई क्वांटिटी ए है, अगर वो बी पे डिपेंड करती है और जैसे जैसे बी बढ़ता है वैसे वैसे भी बी बढ़ती है, ए बढ़ती है, तो बोलते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इतना तो आपने पढ़ा है। अगर दो क्वांटिटी है ए और बी, दोनों वेरिएबल है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है गाइज, तो जैसे जैसे बी बढ़ रही है और उसी के अकॉर्डिंगली अगर ए भी बढ़ रहा है, अगर बी 2 गुना हो जा रहा है तो ए भी 2 गुना हो जा रहा है, तो ऐसे वेरिएशंस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर गाइज? सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं ऐसे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ज्यादा फील आ रही है इसलिए, तो जब भी गाइज इतना तो आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कभी ना कभी कि जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो जब हम उसे इक्वलिटी मिलाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, ये आपको पता होगा। सो गाइज अगर y इक्वल्स सम y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा आपको ज्यादा फील आएगी। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्लियर? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x।
तो ऐसे केस में जब y को जब हम इक्वल करेंगे तो यहां कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा गाइज, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट इनटू क्या होगी x, इतना तो आपको पता है, ठीक है गाइज। अब वो कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए m मान लो, मान सकते हो, कोई बुराई नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि mx में m भी क्या होती है कांस्टेंट, तो है तो फॉर्मेट वही। तो कहीं ना कहीं गाइज अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कहीं भी हो, या a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b हो, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i हो, या q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो, कुछ भी क्वांटिटी जो वैरी कर रही है, अगर उन दोनों के बीच हमसे प्लॉट खिंचवाया जाए, अभी y और x के बीच अगर प्लॉट खिंचवाया जाए, तो इस चीज को समझते हुए क्या मैं ये सोच सकता हूं, बोलोगे 100% सर कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो बराबर करेंगे तो कांस्टेंट देना ही पड़ेगा, उस कांस्टेंट को k बोल लो m बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज, y इक्वल्स mx क्लियर हो गया। अब गाइज इसका ग्राफ मैं खींचूं तो बोलोगे सर ये तो पुरानी वाली चीजें हैं, हाँ गाइज ये तो पुरानी वाली, ओरिजिन से पास करेगा और m अगर पॉजिटिव हुआ तो इस तरह से होगा, अगर m गलती से भी निगेटिव हो गया तो इस साइड में कुछ हो जाएगा, और साथ साथ यहां से जो थीटा बनेगी उसकी जो tan थीटा होने वाली है वो m होने वाली है, यानी यूं कहे तो ये कांस्टेंट होने वाली है, जो कांस्टेंट आपको मिला है। क्या यहां तक में कोई डाउट है गाइज? कहीं से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइज कि अगर कहीं भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब गाइज इसी में समझते हैं, मैं बोलूं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट यहां इंपॉर्टेंट ये है कि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, ऐसा है, मान लीजिए कि x 0 से बड़ी है, तो ऐसे केस में हमें बोला जाएगा कि y और x के बीच का ग्राफ क्या होगा, ठीक है गाइस। तो क्या मैं y बराबर सम कांस्टेंट इनटू x लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाऊंगा। आप चाहे तो यहाँ पे k या फिर कुछ भी m भी लिख सकते हो। अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो क्या है, कैसा होगा गाइस, पासिंग थ्रू ओरिजिन, डायरेक्ट मैं ऐसे खींचूंगा। क्यों डायरेक्ट ऐसा खींचा, क्यों गाइस, क्योंकि x कभी निगेटिव हो नहीं सकती, यहां बोला गया है। अब गाइस फिजिक्स में ज्यादातर केस में हमें जनरली इस घर में ग्राफ खींचना होता है, ज्यादातर केस में गाइस, ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हर जगह। तो फिजिक्स में जनरली आप ग्राफ देखोगे ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसमें ये ओरिजिन से पकड़ता है लोग और डायरेक्ट ऐसे कर देता है, तो वहां कंफ्यूज मत होना, नीचे तक भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है कि x पॉजिटिव है और निगेटिव है कि नहीं। अगर निगेटिव नहीं है x सो पॉजिटिव में जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आज आपने क्या सीख लिया गाइज, कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपने स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स mx से रिलेट कर रहे हो और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफ खींच रहे हो, ठीक है। अब गाइज इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा फिजिक्स में आने की कोशिश करते हैं। तो गाइज आपने ओम्स लॉ पढ़ा है? अब बोलोगे सर हाँ 10th में तो पढ़ के आया है। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor is directly proportional to the current flowing in that conductor. So V directly proportional to I at constant temperature. तो जब भी इसको बराबर करते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट R आता था जिसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते थे। आपको याद होगा गाइज, ये R क्या है, कांस्टेंट है, ये आपको पता होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। समझिएगा अच्छे से गाइज, इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। अब गाइज भी बदलेगा तो I बदलेगा, या यूं कहे I बदलेगा तो V भी बदलेगा, यानी I और V दोनों वेरिएबल है। कंडक्टर में I लगातार बदला जा रहा है, V भी बदल रहा है, बट R क्या है, कंडक्टर की फिक्स्ड है। अगर हमसे कोई बोले कि VI ग्राफ खींचिए तो आपको पता ही होगा कि ओम्स लॉ में VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो गाइज। तो अगर मैं इसमें VI ग्राफ खींचने की कोशिश करूं तो क्या गाइज ऐसा स्ट्रेट लाइन होता था? सोचिए क्या स्ट्रेट लाइन होता था? इसको थोड़ा सा यहां समझते हैं अच्छे से, एक फील करवाना चाहता हूं मैं आपसे। अगर मैंने यहां I डाला, यहां पे V डाला, तो क्या ग्राफ ऐसा होता था गाइज, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I? बिल्कुल। अब गाइज कमाल की बात तो ये है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मैंने लिखा और जब बराबर किया तो एक कांस्टेंट आया R, ठीक है। इसको किसकी तरह सोच रहे हैं, इसको मैं सोच रहा हूं y, इसको सोच रहा हूं कांस्टेंट m, और इसको सोच रहा हूं x, तो y इक्वल्स किसकी तरह दिख रहा है, mx की तरह दिख रहा है। तो ऐसे ही होगा ना स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। अब मैं पॉजिटिव में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि करंट जनरली हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, करंट की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, क्लियर है गाइज। अब सवाल इस बात का उठता है कि यहां वाली जो एंगल बनेगी वो क्या देगी गाइज, अच्छे से समझना, tan थीटा देगी। और गाइज अगर इसकी बात करें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I में कांस्टेंट यहां क्या है,
क्या कुछ खास है? बिल्कुल गाइज। एंड tan थीटा इज व्हाट गाइज? r, एंड दिस इज व्हाट? स्लोप। अरे कमाल की बात आप सीख रहे हो गाइज, कमाल की। यानी VI ग्राफ का स्लोप क्या प्रोवाइड करता है गाइज? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के लिए VI ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका जो स्लोप होगा, अगर मैं tan थीटा निकाल दूं किसी भी तरीके से, तो उस कंडक्टर के बारे में बिना बगैर कुछ डिटेल में जाने हुए हम उसका रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं, दैट वुड बी R। सो व्हाट इज दिस? सो स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स द रेजिस्टेंस। ठीक है गाइज। अब आपको जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि ये सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं ये 10+2 में पूछी जाती है और एग्जाम में कई एक बार पूछ चुका है बोर्ड्स में। अब चलो कैसे पूछता है सवाल, वो मैं आपको दो वैरायटी से बताता हूं आपको। कभी कभी बोलेगा आपसे कि VI ग्राफ एक कंडक्टर है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं मैं, VI ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन एज, किसी कंडक्टर के VI ग्राफ कुछ इस तरीके से दे दी गई है। ठीक है, 60 डिग्री V और I। ठीक है, आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बहुत ही आसान है गाइस। अब बोलोगे सर कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूरी इन्स एंड आउट हम लोग जान गए हैं कि VI ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होती है। V बराबर करेंगे तो कांस्टेंट आएगी इंटू I आएगी, और वो कांस्टेंट होती है R, मतलब स्लोप क्या होता है? R। तो साफ क्लियर है गाइज। अगर मेरे को R कोई बोले तो मैं तो लिखूंगा भाई tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? √3 ओम। अगर SI यूनिट है तो क्या होगा? इतनी ओम रेजिस्टेंस। आंसर। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या बहुत ही आसान है? बिल्कुल। कभी कभी गाइज ऐसा भी करेगा, ये सब 10+2 के सवाल कर रहे हो और केवल बेसिक कंसेप्ट से कर रहे हो गाइज, कुछ भी आप नया नहीं सीखो, बस बेसिक से चीजों को कर पा रहे हो। देख लो, चलो आगे बढ़ते हैं। द VI ग्राफ्स एक्चुअली दो ग्राफ्स मैं दूंगा ऑफ टू कंडक्टर्स A and B are given as, which conductor has लार्जर रेजिस्टेंस। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा लार्ज है? तो ऐसा खींच दिया गया, भी यहां पे I यहां पे, अच्छे से समझिएगा गाइस, बहुत अच्छे से समझिएगा। और एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे है, ये कंडक्टर A है, ये कंडक्टर B है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये कंडक्टर A है, कंडक्टर B है। और आपसे पूछा गया कि बताओ कौन सी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर ये VI ग्राफ है तो इसकी एंगल थोड़ी कम है, दिख रही है, इसकी एंगल थोड़ी ज्यादा है, और गाइस एंगल ज्यादा होता है तो tan थीटा ज्यादा होगा, मतलब स्लोप ज्यादा होगा। सो साफ क्लियर है कि θ2 बड़ा है θ1 से, तो tan θ2 भी बड़ा हो जाएगा tan θ1 से। और गाइस tan थीटा जो होता है वही तो रेजिस्टेंस होता है, और ये 2 किसका है? B वाले कंडक्टर का है गाइस। सो R ऑफ B ग्रेटर देन R ऑफ A। तो साफ क्लियर है कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाली है? कंडक्टर B की रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? कि ये बहुत ही आसान बात है। बिल्कुल। तो कहने का ये मतलब हुआ कि y = mx हमने सीखा जरूर, मैथ्स में सीखा, लेकिन उसको यूज करके हम फिजिक्स में कैसे काम कर रहे हैं वो आप देखिए, बहुत मजेदार चीज है गाइस। सिमिलरली और भी बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग इन सब चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो छोटी छोटी चीजें और भी मैं कर लेता हूं, पहले कॉपी कीजिए। चलिए गाइस कुछ और छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, हालांकि सब कुछ आपको पता है, बस थोड़ा सा कुछ छोटा छोटा चीज समझते हैं। गाइस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैंने बताया है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन की ग्राफ होती है वो तो डेफिनेटली फॉर्मेट जो होती है वो y = mx + c टाइप की होती है। तो आपने क्या देखा? मेनली आपने देखा कि पूरे y एक्सिस पे हमने इस y को लिया और x एक्सिस पर इसको लिया और ग्राफ खींचा, तो कैसा मिला? स्ट्रेट लाइन। अगर कोई कंडीशन ना हो तो कुछ इस तरीके का। ये तो आपको पहले से भी फील है। अब गाइस होता क्या है कि इस y की जगह पे कोई बड़ा सा पैकेज भी हो सकता है, मतलब मैं समझा रहा हूं, डोंट वरी। और x के जगह पर कोई बड़ा सा पैकेज भी हो सकता है, वो किस फॉर्मेट का हो आई डोंट केयर, बस वो पूरे पैकेज को अगर बोला गया ना, यहां पे कुछ भी बोला गया और यहां पे कुछ भी, और कांस्टेंट और c रहे, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं।
मैंने एक ग्राफ, मैंने इस तरह से कुछ चीज लिखा, समझने की कोशिश करेंगे। 1/y इक्वल्स 3/x + 4। ठीक है गाइज, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ड्रो 1/y वर्सेस 1/x ग्राफ। ये समझने की जरूरत है मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 1/y, y नहीं है यहां, 1/y, x नहीं है, 1/x ग्राफ। अब गाइज जब सोच रहोगे सर ये क्या अजीबोगरीब है, हमें तो आपने सिखाया कि y = mx + c। गाइज मैंने आपको सिखाया जरूर y = mx + c, तो इसको मैं जनरलाइज भी तो कर रहा हूं कि फुल पैकेज को यहां पे दिख जाए, ये फुल पैकेज अगर यहां पे दिख जाए और इस फॉर्मेट को फॉलो करे तो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन। जरा देखते हैं कि क्या फुल पैकेज में फॉलो कर रही है कि नहीं। सो गाइज 1/y, अगर मैं 3 को थोड़ा साइड कर लूं और 1/x ऐसे लिख लूं, थोड़ी देर के लिए सोचो, इसको फुल पैकेज मान के चलो, इसको थोड़ा कैपिटल Y मान के चलो और इस पूरे को कैपिटल X मान के चलते हैं। अब गाइज देखो तो क्या आपको दिख रहा है कि y = 3x + 4। बिल्कुल गाइज, पैकेज की मैं बात कर रहा हूं, मैं y की बात नहीं कर रहा। अगर y की मैं बात करूंगा और y और x ग्राफ की बात करूंगा तो कभी स्ट्रेट लाइन होगा ही नहीं वो। तो अगर इसकी ग्राफ खींची जाए तो यहां तो आपने बोला कि कैपिटल Y, यहां तो बोला है कैपिटल X, तो हमें तो कैपिटल Y = 3x, तो मुझे तो ये दिख रहा है भाई, हमें तो ये दिख रहा है, तो मैं तो ऐसे खींच दूंगा और यहां पे इंटरसेप्ट होने वाला है 4 और इसका जो थीटा होने वाला है tan थीटा विल बी। अब गाइस इसको थोड़ा खोला जाए, व्हाट इज कैपिटल Y, दिस इज 1/y, व्हाट इज कैपिटल X, 1/x। तो गाइस ये हो गया ना 1/y 1/x का ग्राफ। बहुत ही आसान है गाइस, देखने में थोड़ा सा क्या लगता है, अजीबोगरीब बात लगती है, लेकिन ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। क्या आप मेरी बातें क्लियर है गाइस? अब आइए मैं इसी टाइप का कुछ और छोटा छोटा चीज आपको बताऊं। इसको लेते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ड्रो मैंने क्या पूछा, ड्रो y 1/x ग्राफ, मतलब y और 1/x, y और x नहीं, y और 1/x। अब सोचो तो क्या वैसा फॉर्मेट का बन रहा है, 3 और 1/x को आपने पूरा का पूरा पैकेज मान लिया है। ठीक है गाइस, तो इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल X सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज y = 3 कैपिटल X + 4, जहां पे कैपिटल X किसके बराबर है, तो 1/x के बराबर, पैकेज मान लिया। अब इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूं, यहां कैपिटल X है और ये y है, तो हम देख पा रहे हैं कि वापस 3x + 4 आ रही है इसे। ये थीटा जो होगी उसकी tan जो होगी वो 3 होगी और यहाँ पे 4 इंटरसेप्ट। ठीक है गाइस, लेकिन जैसे ही कैपिटल X को हम खोलेंगे तो कैपिटल X को खोलेंगे तो कैपिटल X बेसिकली है क्या, सो 1/x है और y तो y है। सो कहीं ना कहीं y और 1/x का तो ग्राफ है ना गाइस, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो क्या मेरी बातें क्लियर हो रही गाइस? अब इस तरह की कहीं भी कोई चीज़ खींचा जाए तो क्या ग्राफ खींच लोगे? चलो मैं एक और ग्राफ को ग्राफ पूछता हूँ और बहुत ही ईजी होगा ये। मैं पूछूं कि चलो इसका ग्राफ बताओ, ड्रो y² ग्राफ। समझना अच्छे से, मैंने क्या बोला आपसे, y² और x² गाइज। तो फिर से क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए इजी करने के लिए इसको तुम थोड़ी देर के लिए कैपिटल Y मान लो पूरे को, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लो, तो पीछे 1 हो गया +4। अब इसका ग्राफ तो बेहद आसान है गाइज, बीच से प्लस ऊपर ऐसे जाएगी, यहाँ 4 और इसका जो थीटा बनेगा वो tan थीटा क्या होगा, डेफिनेटली 1 होगा। और गाइज अगर देखा जाए तो ये किसका किसका ग्राफ है, तो कैपिटल Y को हमने क्या लेट करा है गाइज, कैपिटल Y y² को लेट किया है, कैपिटल S x² को, तो कहीं ना कहीं ये y² और कहीं ना कहीं ये x² का ग्राफ। तो क्या मेरी बातें समझ रही है गाइज? मतलब हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, अब उसको हमने और जनरलाइज किया, फिजिक्स में भी ले गए और जनरल तरीके से हमने ग्राफ को खींचना चालू किया। यानी y = mx + c अगर हमने सीखा है तो y के जगह पर कोई भी पैकेज हो सकता है। y के जगह पर मान लो कोई एप्पल हो गया, वेरिएबल है, बराबर m इंटू, है ना, बराबर m इंटू सम कोई अदर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, सो सम पैकेज इक्वल्स वेरिएबल पैकेज इक्वल्स m इंटू सम अनदर वेरिएबल पैकेज प्लस सम कांस्टेंट। अगर इस टाइप का हो तब भी हम क्या करेंगे, दो पैकेज के बीच अगर ग्राफ खिंचवाया जाए तो कैसा मिलेगा गाइज, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज?
सो होपफुली आप स्ट्रेट लाइन में सारी चीजें सीख गए गाइज। अब इसको जस्ट आपको मेमोराइज कर लेना है, बहुत ज्यादा फॉर्मेट आपने सीखा भी नहीं है, बहुत नॉर्मल फॉर्मेट आपने सीखा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे गाइज तो आपका सब कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। तो गाइज स्ट्रेट लाइन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब गाइज जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्व, और कर्व गाइज हम लोग को जितना भी पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है हमें। तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम लोग कर्व के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कर्व हमें 10+1 10+2 के फिजिक्स में पढ़नी है, ठीक है। मैथ्स में तो बहुत ज्यादा पढ़नी है, लेकिन फिजिक्स में कितनी पढ़नी है अपन उस पर चर्चा करेंगे। होपफुली हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में इस फंक्शन को कंप्लीट भी कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर कमिंग वीडियो सेशन में कंप्लीट करेंगे गाइज, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।